Namaste. Welcome to Inside Bharat Deep Dives into India's Identity and Diversity. आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश इसे अक्सर कहते हैं भारत का दिल। बिल्कुल, हार्ट ऑफ इंडिया। और है भी। देखो, एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये, और लोकेशन एकदम सेंटर में। सही बात है। यहाँ इतिहास, संस्कृति, नेचर और रिसोर्सेज, मतलब इन सब का एक बड़ा अनोखा संगम सा देखने को मिलता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश को क्या चीज इतनी खास, इतनी यूनिक बनाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मध्य प्रदेश वाकई एक संगम है, मतलब प्राचीन और आधुनिक का मेल है। यहाँ आदिवासी और शहरी कल्चर साथ साथ दिखते हैं। हाँ। और देखो, घने जंगल भी हैं और उभरते हुए इंडस्ट्री भी। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि पिछले कुछ सालों में राज्य ने इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसा बदलाव दिखाया है। अच्छा। हाँ, तो आज हम इसकी ज्योग्राफी, नदियों का जाल, गहरा इतिहास, यहाँ की डाइवर्स जनजातियां, खनिज संपदा और जो वाइब्रेंट कल्चर है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बढ़िया। तो फिर चलिए इसकी भौगोलिक बनावट से ही शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, जैसा नाम से ही साफ है, भारत के बिल्कुल बीच में है। इसकी सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, है ना? हाँ। उत्तर पूर्व में यूपी हो गया। हाँ, उत्तर प्रदेश। फिर दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़। अच्छा। दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। एरिया करीब 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब राजस्थान के बाद हाँ दूसरा सबसे बड़ा। और यहाँ की जमीन भी मतलब एक जैसी नहीं है, काफी विविधता है शायद। बिल्कुल, बहुत डाइवर्सिटी है। खासकर जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो राज्य के बीच से गुजरती हैं। हाँ, इनका क्या खास महत्व है? देखो, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक तरह से ज्योग्राफिकल डिवाइडर तो हैं ही, पर हिस्टोरिकली और कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। अच्छा। इन्होंने ना एक लंबे समय तक नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक तरह की नेचुरल बाउंड्री का काम किया। तो दोनों तरफ के प्रभाव यहाँ आकर मिलते हैं, इसीलिए यहाँ के कल्चर में वो मिक्स दिखता है। पश्चिम में मालवा का पठार है, अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए फेमस। उसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। हाँ, सुना है। और उधर उत्तर में बुंदेलखंड का इलाका है, थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन है और ऐतिहासिक किले बहुत है वहाँ। और ये जो सेंट्रल लोकेशन है, इसका व्यापार और आने जाने के लिहाज से भी तो कुछ फायदा रहा होगा हिस्टोरिकली। अरे बिल्कुल, अपनी लोकेशन की वजह से मध्य प्रदेश हमेशा से एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट रहा है। पुराने जमाने के व्यापारिक रास्ते यहीं से गुजरते थे, तो संस्कृतियों का खूब आदान प्रदान हुआ। अच्छा। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो ज्यादातर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। गर्मियां तेज होती हैं, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है तापमान। बाप रे। हाँ, फिर जून से सितंबर तक मानसून आता है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। और सर्दियां आमतौर पर हल्की और अच्छी होती हैं। इसी सीजनल डाइवर्सिटी से यहाँ अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स पनपते हैं। घने जंगल भी हैं, घास के मैदान भी। और जहाँ इकोसिस्टम्स की बात आती है, वहाँ नदियों का जिक्र तो होना ही चाहिए। मैंने सुना है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। हाँ, ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। यहाँ से भारत की कई इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं या फिर यहाँ से होकर गुजरती हैं। अच्छा। मोटे तौर पर देखें तो 2 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। एक तो वो नदियां जो पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी, मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही। और दूसरा वो सिस्टम है जहां नदियां पूर्व या उत्तर की तरफ बहकर गंगा या गोदावरी नदी सिस्टम का हिस्सा बनती हैं और आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इनमें चंबल, बेतवा, सोन, वेनगंगा जैसी नदियां हैं। इनमें नर्मदा का नाम तो सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन क्यों कहते हैं? नर्मदा वाकई खास है। इसके कई नाम भी हैं, रेवा, मैकल सुता। हाँ। ये निकलती है अनूपपुर जिले में मैकल पहाड़ियों के अमरकंटक पठार से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये भारत की उन गिनी चुनी बड़ी नदियों में से है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, ये तो अलग बात है। हाँ, कुल लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है और इसका ज्यादातर हिस्सा लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ही बहता है। और एक और बात, ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। हाँ, एस्चुरी। अच्छा, ये एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क है? थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए आसान शब्दों में बताएंगे? हाँ, जरूर। देखो, आसान शब्दों में समझें तो जब नदी समुद्र में मिलती है ना, तो अगर वो अपने मुहाने पे बहुत सारी मिट्टी जमा करके एक त्रिभुज जैसा, मतलब डेल्टा जैसा उपजाऊ इलाका बनाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अच्छा। लेकिन नर्मदा जैसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो समुद्र में मिलने से पहले एक चौड़ा सा मुहाना बनाती हैं,
एक खाड़ी जैसी जगह जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है, बस उसी को एस्चुरी कहते हैं। समझ गया, बिल्कुल। बिल्कुल। और देखो, नर्मदा का महत्व सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, कल्चरली ये बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा परिक्रमा होती है ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। वो नदी के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं लोग। बहुत बड़ी और पुरानी तीर्थ यात्रा है ये। इकोनॉमिकली देखें तो इसके पानी से सिंचाई होती है और कई बड़े बांध भी बने हैं इस पर, जैसे खंडवा जिले में इंदिरा सागर है और पड़ोस में गुजरात में सरदार सरोवर है। बिजली बनती है, पानी का मैनेजमेंट होता है। और इकोलॉजिकली और हिस्टोरिकली भी ये घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होशंगाबाद के पास हथनोरा में भारत में इंसान के सबसे पुराने फॉसिल्स में से एक मिला था, एक खोपड़ी। उसे नर्मदा मानव कहते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खोज है। हाँ नर्मदा पर तो कई झरने और शहर भी बसे होंगे। हाँ बिल्कुल। जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ। उनके बीच से जब नर्मदा गुजरती है तो धुआंधार वाटरफॉल बनता है, बहुत फेमस है। हाँ, देखा है मैंने उसकी तस्वीरें, जबरदस्त है ना। और अमरकंटक के पास ही कपिलधारा और दुग्धधारा झरने हैं। महेश्वर में सहस्त्रधारा वाटरफॉल है। इसके किनारे अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर जैसे कितने ही पुराने और इम्पोर्टेंट शहर बसे हैं। और तवा इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। नर्मदा के अलावा पश्चिम की तरफ बहने वाली और कौन सी नदियां हैं यहाँ? एक तो ताप्ती नदी है, उसे सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और ये भी पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी बनाती है। इसे अक्सर नर्मदा की जुड़वां भी कह देते हैं। अच्छा, जुड़वां। हाँ, क्योंकि दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, पैरेलल सी। फिर एक और इंटरेस्टिंग नदी है माही। ये धार जिले से निकलती है। हाँ, इसमें क्या खास है? इसकी खास बात यह है कि ये भारत की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिड ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में और फिर घूम के गुजरात में। अरे वाह, ये तो गजब फैक्ट है ना। अच्छा, ये तो हुई पश्चिम वाली नदियां। इनके अलावा दूसरी भी तो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे चंबल। हाँ, चंबल का नाम तो सुना है। बीहड़। बिल्कुल, इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना में जाकर मिलती है और अपने बीहड़ों माने रवीन्स के लिए जानी जाती है। ये बीहड़ वाला इलाका ऐतिहासिक रूप से डाकुओं की कहानियों से भी जुड़ा रहा है। हाँ, फिल्मों में देखा है। फिर है बेतवा नदी। ये रायसेन जिले से निकलती है, बुंदेलखंड इलाके की लाइफलाइन मानी जाती है और आजकल ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से काफी न्यूज में है। ये भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। अच्छा, ये वही है। और सोन नदी, वो भी तो शायद अमरकंटक से ही निकलती है। हम बिल्कुल, सोन नदी भी नर्मदा के पास अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन ये उत्तर पूर्व की तरफ बहती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। कमाल है, एक ही जगह से 2 बड़ी नदियां अलग अलग दिशाओं में। हाँ, और एक और जरूरी नदी है शिप्रा। इसे मालवा की गंगा कहते हैं। इसके किनारे वो प्राचीन शहर उज्जैन बसा है, जहां हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। हाँ, उज्जैन, महाकाल। बिल्कुल। और एक दक्षिण की ओर बहने वाली मुख्य नदी है वेनगंगा। ये सिवनी जिले से निकलकर महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिलती है और इन दोनों का संगम प्राणहेता कहलाता है, जो आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। क्या बात है, वाकई नदियों का मायका है तो। अच्छा, नदियों से ही तो सभ्यताएं पनपती हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश के इतिहास की परतें खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? इतिहास तो बहुत पुराना होगा यहाँ का। अरे बहुत पुराना। शुरुआत तो प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री से ही करनी पड़ेगी। रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, भीमबेटका का नाम सुना है। यहाँ चट्टानों पर पेंटिंग्स मिली हैं और अंदाजा है कि कुछ पेंटिंग्स तो 30,000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। 30,000 साल? बाप रे। हाँ, ये आदि मानव के जीवन को दिखाती हैं, शिकार करते हुए, नाचते गाते हुए। मतलब अद्भुत प्रमाण है ये तो सीधे उस जमाने में ले जाती होंगी। बिल्कुल, भीमबेटका हमें सीधे उस टाइम में ले जाता है जब इंसान ने पहली बार आर्ट के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया था। ये भारत में ह्यूमन लाइफ के शुरुआती सॉलिड प्रूफ्स में से एक है। इसके बाद आता है मौर्यकाल। सम्राट अशोक का यहाँ गहरा प्रभाव रहा। अशोक मतलब सांची स्तूप? हाँ बिल्कुल, रायसेन जिले में यह सांची की स्तूप। ये दूसरी यूनेस्को साइट है मध्य प्रदेश की। बौद्ध आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है ये। और आपको पता है, भारत का जो नेशनल एम्ब्लेम है अशोक चक्र, वो सांची के ही एक स्तंभ के कैपिटल से लिया गया है। अरे वाह, ये नहीं पता था मुझे। हाँ, फिर गुप्त काल का भी असर रहा, जिसे भारत का गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन मध्यकाल में चंदेल राजाओं ने जो किया वो तो कमाल ही है। खजुराहो? बिल्कुल, छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर बनवाए उन्होंने।
ये मध्य प्रदेश की तीसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरी? हाँ, ये मंदिर अपनी नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए और खासकर अपनी बाहरी दीवारों पर बनी मूर्तियों के लिए दुनिया भर में फेमस है। वो मूर्तियां उस समय की सोशल और कल्चरल लाइफ को दिखाती हैं। तो ये 3 यूनेस्को साइट्स भीमबेटका, सांची, खजुराहो, ये मध्य प्रदेश को बहुत खास बना देती हैं, है ना? हाँ, ये एक तरह का यूनेस्को ट्रिपल क्राउन है मध्य प्रदेश के पास। शायद ही भारत के किसी और राज्य में ऐसा हो। सही बात है। और खास बात यह है कि ये तीनों साइट्स इतिहास के 3 बिल्कुल अलग और इंपॉर्टेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट, बुद्धिस्ट और मिडीवियल। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इतिहास की खुली किताबें हैं। बिल्कुल। इसके बाद फिर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का प्रभाव रहा, फिर मराठों का और आखिर में ब्रिटिश राज। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को मिलाकर आज का मध्य प्रदेश बना। और फिर साल 2000 में 1 नवंबर को ही इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। तो ये जो पूरी हिस्टोरिकल जर्नी है, इसी ने आज के मध्य प्रदेश के डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक की नींव रखी है। चलिए अब इसी कल्चरल ताने बाने को बुनने वाले लोगों की बात करते हैं। यहाँ की आबादी, यहाँ का समाज कैसा है? देखो, 2011 की जनगणना के हिसाब से तो यहाँ की पॉपुलेशन 7 करोड़ से ज्यादा थी। उस हिसाब से ये भारत का 5वां सबसे पॉपुलस राज्य था। अच्छा। और एक बड़ी आबादी, करीब 72% आज भी गांव में रहती है। और यहाँ की एक बहुत ही खास बात है इसकी बड़ी आदिवासी आबादी। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। कितना प्रतिशत है? राज्य की कुल आबादी का लगभग 21% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। ये भारत में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 21%? ये तो बहुत ज्यादा है। कौन से प्रमुख समूह हैं? भील, गोंड और कोल, ये यहाँ के सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। और ये जो आदिवासी डाइवर्सिटी है ना, ये मध्य प्रदेश की पहचान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ 46 रिकग्नाइज्ड जनजातियां हैं। हाँ, 46? हाँ, और इनमें से भी 3 जनजातियों, बेगा, सहारिया और भारिया को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मतलब पीवीजीज का दर्जा मिला हुआ है। पीवीजीज, ये क्या होता है? ये दर्जा उन आदिवासी समुदायों को दिया जाता है जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, जो आज भी खेती के पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है और जो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं। ओह, अच्छा। तो इनकी अपनी खास संस्कृति, भाषाएं, सब कुछ अलग होगा? बिल्कुल। उनकी अपनी यूनिक संस्कृति है, अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं और अपनी चुनौतियां भी हैं। इनकी संस्कृति की कुछ खास बातें बता सकते हैं? कुछ झलकियां? जरूर। जैसे झाबुआ अलीराजपुर इलाके में भील जनजाति का भगोरिया हाट त्योहार होता है होली के टाइम पे, बहुत फेमस है। उसमें युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की पारंपरिक छूट होती है। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और कला में देखो, गोंड पेंटिंग जो नेचर और लोक कथाओं पर बेस्ड होती है, वो तो अब इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो चुकी है। हाँ, गोंड पेंटिंग तो देखी है मैंने, बहुत सुंदर होती है ना? फिर बस्तर से सटा हुआ इलाका है तो डोकरा मेटल क्राफ्ट, जिसे बेल मेटल क्राफ्ट भी कहते हैं, वो भी यहाँ चलता है। और कर्मा, सैला जैसे पारंपरिक लोक नृत्य हैं जो अलग अलग त्योहारों और मौकों पर किए जाते हैं। अच्छा, और जो मुख्यधारा की संस्कृति है, भाषा, धर्म, त्योहार वगैरह? देखो, हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा बोली भी जाती है, लेकिन रीजनल बोलियों का भी खूब चलन है। जैसे पश्चिम में मालवी, उत्तर में बुंदेली, पूर्व में भगेली। और आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं हैं ही, जैसे भीली, गोंडी वगैरह। धर्म की बात करें तो करीब 90% आबादी हिंदू है, लेकिन यहाँ मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। और त्योहार, मेले? त्योहारों की तो धूम रहती है। दिवाली, होली, दशहरा सब यहाँ उतने ही जोश से मनाए जाते हैं। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ मेला तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, कुंभ मेला तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। और हैंडीक्राफ्ट्स में देखो, चंदेरी और महेश्वरी साड़ियाँ अपनी महीन बुनाई के लिए जानी जाती हैं। धार जिले के पास बाग प्रिंट होता है, वो ठप्पा छपाई के लिए फेमस है। संगीत में ग्वालियर घराने का नाम बड़ा है, तानसेन की विरासत है यहाँ। और खान पान? मध्य प्रदेश के खाने में क्या खास है? अरे, खाने की तो बात ही क्या। इंदौर का नाम लेते ही पोहा जलेबी याद आ जाता है सबको। हाँ, इंदौर का पोहा तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। और दाल बाफला, ये मालवा का पारंपरिक खाना है। इंदौर का सराफा बाजार रात में खुलता है। और 56 दुकान, ये तो स्ट्रीट फूड के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। क्या बात है। इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग चीज है ना, वो ये है कि कैसे ये मेन स्ट्रीम कल्चर और इतनी सारी डाइवर्स आदिवासी संस्कृतियां
या यहाँ सदियों से साथ साथ रह रही हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती रही हैं। सही बात है। अच्छा, संस्कृति से अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। एक टाइम था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन अब तो तस्वीर काफी बदल गई है ना? हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में मध्य प्रदेश ने वाकई काफी तरक्की की है। अब ये भारत के तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में गिना जाता है। एग्रीकल्चर आज भी इकोनॉमी का बेस है। किस चीज की खेती ज्यादा होती है? मध्य प्रदेश सोयाबीन और दालों, खासकर चने के प्रोडक्शन में देश में नंबर 1 है। गेहूं के प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट स्थान है और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। और इंडस्ट्रीज का क्या हाल है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी ग्रोथ हुई है। इंदौर के पास पीथमपुर है ना, वो एक बड़ा ऑटो हब बन गया है। उसे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, कई बड़ी गाड़ियों की कंपनियों की यूनिट्स हैं वहाँ। इसके अलावा कपड़ा उद्योग है, खासकर इंदौर उज्जैन में, सीमेंट इंडस्ट्री है सतना रीवा में, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और टूरिज्म भी अब एक बड़ा उभरता हुआ सेक्टर है। यहाँ की हिस्टोरिकल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, ये सब इसमें मदद करते हैं। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश की खनिज संपदा। मिनरल्स के मामले में तो ये राज्य बहुत ही खास है। हाँ, क्या मिलता है यहाँ? ये भारत का इकलौता राज्य है जहाँ हीरे का प्रोडक्शन होता है। सच में? सिर्फ मध्य प्रदेश में। हाँ। पन्ना जिले में मजगामा खान है, वो एशिया की अकेली एक्टिव हीरे की खान है। फिर मैंगनीज के प्रोडक्शन में ये देश में पहले नंबर पर है। बालाघाट जिले की भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मैंगनीज माइन मानी जाती है। घाट का ही मलाज खंड एरिया देश की सबसे बड़ी तांबा खदानों में से एक है। हीरा, मैंगनीज, तांबा, तीनों में अव्वल? हाँ। कोयला और चूना पत्थर भी तो शायद यहाँ बहुत मिलता है। हाँ बिल्कुल। कोयला प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। सिंगरौली, जिसे ऊर्जा राजधानी यानी एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं, और सुहागपुर, शहडोल, ये मेन कोल एरियाज हैं। चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में ये दूसरे नंबर पर है। सतना और कटनी इसके बड़े सेंटर्स हैं। कटनी को तो चूना नगरी यानी लाइम सिटी ही कहा जाता है। अच्छा। इसके अलावा बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट जैसे खनिज भी यहाँ मिलते हैं। तो ये जो इतनी खनिज संपदा है, ये राज्य के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रही है? देखो, अगर इसे बिगर पिक्चर में देखें तो ये मिनरल रिसोर्सेज राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है। खासकर सीमेंट इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनको कच्चा माल यहीं से मिलता है। राज्य सरकार ने इनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए मिनरल पॉलिसीज भी बनाई हैं। लेकिन यहीं पर वो चैलेंज भी आता है जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस। हाँ, सही बात है। ये संतुलन तो जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। सड़कों का जाल बिछा है, रेल नेटवर्क मजबूत हुआ है, मेन शहरों में एयरपोर्ट्स हैं, और बिजली उत्पादन में खासकर सोलर एनर्जी में काफी प्रोग्रेस हुई है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी यहीं स्थापित किया गया था। हाँ, सुना था उसके बारे में। और इंदौर में आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो स्टेट के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश के कुछ जाने माने शहरों और पर्यटन स्थलों की एक छोटी सी सैर करते हैं। राजधानी भोपाल से शुरू करें। शहर है अपनी मस्जिदों और बाजारों के साथ, तो दूसरी तरफ नया शहर है, चौड़ी सड़कें, मॉडर्न बिल्डिंग्स। भारत भवन है यहाँ, जो आर्ट का एक बड़ा सेंटर है। और इंदौर, जो सबसे स्वच्छ शहर है। हाँ, इंदौर राज्य की कमर्शियल कैपिटल और सबसे बड़ा शहर। लगातार कई सालों से भारत का क्लीनेस्ट सिटी चुना जा रहा है। ये एजुकेशन, बिजनेस और जाहिर है खान पान का बहुत बड़ा हब है। ग्वालियर का किला भी तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। ग्वालियर अपने किले के लिए जाना जाता है, जो एक पहाड़ी पर बना है और शहर पर जैसे छाया रहता है। यही महान संगीतकार तानसेन की समाधि है। और ग्वालियर संगीत की एक इम्पॉर्टेंट घराने के रूप में भी जाना जाता है। और जबलपुर? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है और पास में ही भेड़ाघाट है, जहां वो शानदार मार्बल रॉक्स हैं। तो ये उसका गेटवे है एक तरह से। और उज्जैन भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक। महाकाल की नगरी। हाँ, प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यही है। और हर 12 साल में शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। शहरों के अलावा मध्य प्रदेश में घूमने लायक और कौन सी खास जगहें, मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स? अरे बहुत हैं। 3 यूनेस्को साइट्स, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये तो हैं ही अपने आप में बड़े अट्रैक्शंस। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए कान्हा नेशनल पार्क है,
कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की इंस्पिरेशन यहीं से मिली थी। क्या बात है, मोगली यहीं से था? हाँ, कुछ ऐसे ही कनेक्शन बताते हैं। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो बाघों की हाई डेंसिटी के लिए जाना जाता है। मतलब बाघ दिखने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ। हाँ, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी तो कहते हैं। बिल्कुल। 2018 और फिर 2022 की जो बाघ गणना हुई उसके हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए गए। अच्छा, तो ये टाइगर स्टेट होना सिर्फ एक टैग है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ टैग नहीं है। ये दिखाता है कि राज्य वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, खासकर बाघों के कॉन्जर्वेशन के लिए कितना कमिटेड है और कितना सफल रहा है। यहाँ पेंच, सतपुड़ा, पन्ना जैसे कई और टाइगर रिजर्व भी हैं। बहुत बढ़िया। बस हिल स्टेशन, हाँ, पचमढ़ी यहाँ का इकलौता हिल स्टेशन है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। फिर नर्मदा किनारे बसे ओंकारेश्वर, जहाँ दूसरा ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल। ओंकारेश्वर और महेश्वर ये अपने मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मांडू और ओरछा का भी नाम काफी सुना है मैंने। हाँ, मांडू या मांडवगढ़ ये धार जिले में है। ये अपनी अफगान आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल जैसे स्मारक हैं जो इतिहास और रोमांस की कहानियां कहते हैं। और ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। बहुत शांत और खूबसूरत मिडीवल टाउन है। यहाँ के जहांगीर महल, राजमहल और खासकर राजा राम मंदिर बहुत फेमस है। राजा राम मंदिर? इसमें क्या खास है? ओरछा का राजा राम मंदिर शायद दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें बाकायदा पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। सच में पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है भगवान को? ये तो वाकई अनोखी बात है ना? कुछ और ऐसे ही दिलचस्प अनोखे तथ्य हैं मध्य प्रदेश के बारे में? हाँ, कुछ और बातें हैं जो मध्य प्रदेश को यूनिक बनाती हैं, जैसे नर्मदा परिक्रमा। ये हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा है। श्रद्धालु नर्मदा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए करते हैं। पन्ना के हीरे तो खैर वर्ल्ड फेमस हैं ही। हाँ। एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में ही है। इंदौर का स्ट्रीट फूड, खासकर रात में खुलने वाला सराफा बाजार, वो खाने के शौकीनों के लिए जन्नत है। हाँ, सुना है सराफा बाजार के बारे में। और इंदौर को लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलना, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश कितना मल्टी डिमेंशनल है। देखो, टाइगर स्टेट का दर्जा सिर्फ बाघों की गिनती नहीं है, ये सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स का सिंबल है। सही बात है। इंदौर की स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं है, ये बेहतर अर्बन गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन का नतीजा है। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का यहाँ होना, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ये इसे रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनाता है। ये सारे पहलू मिलकर भारत के दिल की एक बहुत रिच और कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश वाकई भारत का दिल है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, संसाधन, इन सब का एक अनूठा संगम, जिसका वर्तमान भी उतना ही डायनामिक है और भविष्य में भी काफी संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश अपनी सेंट्रल लोकेशन, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज और खासकर अपनी इतनी बड़ी और डाइवर्स आदिवासी आबादी को देखते हुए तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की चाहत और अपनी यूनिक कल्चरल हेरिटेज और नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाने के बीच तालमेल कैसे बिठा सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, खासतौर पे जब बात आदिवासी समुदायों के अधिकारों की हो और रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट की हो। भारत के दिल से डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा यूनिक और इंक्लूसिव मॉडल निकल सकता है जो शायद बाकी देश के लिए भी एक मिसाल बन सके? ये सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।